क्या कभी ये सोचा है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ नारों और प्रदर्शनों से कहीं ज़्यादा गहरी थी? असल में इसके पीछे छिपा था एक गहरा आर्थिक दर्द, एक ऐसा आइडिया जिसने करोड़ों लोगों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। आज हम उसी आर्थिक चिंगारी की कहानी को समझने वाले हैं, जिसने स्वतंत्रता संग्राम की आग को भड़काया था। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ ब्रिटिश अधिकारियों के आलीशान बंगले, उनकी भव्य पार्टियां, और दूसरी तरफ करोड़ों भारतीय किसान जो 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे। देखिए, ये सिर्फ अमीर और गरीब का फर्क नहीं था, इसके पीछे एक सोची समझी व्यवस्था काम कर रही थी। और सवाल यही था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा था। ये जो शब्द हैं, ये दादा भाई नौरोजी के हैं, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने दुनिया के सामने कड़वी सच्चाई रखी कि एक भारत वो है जो अंग्रेज़ों के लिए फल फूल रहा था, और दूसरा भारत वो जिसका मानो खून चूसा जा रहा था और जिसे जानबूझकर गरीब बनाया जा रहा था। तो इस अन्याय को समझाने के लिए नौरोजी ने एक क्रांतिकारी सिद्धांत दिया, धन की निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। और यही वो आइडिया था जो आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन की रीढ़ की हड्डी बना। अब देखिए, ये कोई हवा हवाई बात नहीं थी, कोई इमोशनल इल्जाम नहीं था। ये एक ठोस, आंकड़ों पर आधारित आर्थिक सिद्धांत था। नौरोजी ने साबित किया कि भारत की गरीबी कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था का नतीजा थी जो जानबूझकर भारत के संसाधनों को ब्रिटेन भेज रही थी। और ये हैं वो शख्स जिन्होंने इस विचार को जन्म दिया। दादा भाई नौरोजी की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या थी? उन्होंने अंग्रेजों को उन्हीं के हथियार से मात दी। उन्हीं के सरकारी आंकड़ों का इस्तेमाल करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि कैसे साम्राज्य की नीतियां ही भारत को धीरे धीरे गरीब बना रही थीं। तो ये लूट हो कैसे रही थी? नौरोजी ने इसे परत दर परत खोल कर रख दिया। इसकी शुरुआत एक ऐसी सरकार से हुई जो भारत के लोगों के प्रति बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं थी। फिर प्रशासन और सेना का भारी भरकम खर्च, जिसका सारा बोझ भारतीयों पर था। हर पॉलिसी, हर कानून पैसे को बस एक ही दिशा में धकेल रहा था, भारत से बाहर, इंग्लैंड की ओर। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, सिर्फ 20 रुपए। ये क्या था? ये थी 1867 में एक आम भारतीय की साल भर की कमाई। सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भुखमरी, बीमारी और लाचारी की पूरी कहानी कहता है। ये दिखाता है कि उस दौर में एक आम इंसान के लिए सिर्फ जिंदा रहना भी कितना मुश्किल था। और अन्याय तो देखें, एक तरफ भारत का गरीब किसान, दूसरी तरफ इंग्लैंड का अमीर नागरिक। और टैक्स का बोझ किस पर ज्यादा था? 2 गुने से भी ज्यादा भारतीयों पर। यह धन की निकासी का सबसे साफ सबूत था। जो सबसे कमजोर थे, उन्हीं से सबसे ज्यादा छीना जा रहा था। अच्छा, इस लड़ाई में नौरोजी अकेले नहीं थे। आरसी दत्त जैसे कई और राष्ट्रवादी विचारकों ने इस आग को जलाए रखा। उन्होंने हिसाब लगाया और दुनिया को दिखाया कि हर साल करोड़ों पाउंड भारत से बाहर जा रहे थे, जिससे देश का भविष्य पूरी तरह से अंधकार में डूब रहा था। तो जब लोगों को यह समझ आने लगा कि उनकी गरीबी का असली कारण ब्रिटिश राज है, तो यह आर्थिक गुस्सा धीरे धीरे एक राजनीतिक आंदोलन में बदलने लगा। अब बहसें बंद कमरों से निकलकर सड़कों पर होने वाली थीं। ये जो टाइमलाइन हम देख रहे हैं, ये कहानी है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बदलने की। इसकी शुरुआत हुई थी विनम्र याचिकाओं से, लेकिन जैसे जैसे आर्थिक शोषण की सच्चाई सामने आती गई, आवाज भी बुलंद होती गई, और आखिर में यह आवाज पूर्ण स्वराज के नारे में बदल गई। तो साल था 1885 और बॉम्बे में जन्म हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और जानते हैं इसके शुरुआती नेता कौन थे? जी हां, वही बुद्धिजीवी नौरोजी, बैनर्जी, दत्त, जो सालों से धन की निकासी का विश्लेषण कर रहे थे। उन्होंने अपनी आर्थिक आलोचना को एक शक्तिशाली राजनीतिक हथियार बना दिया। शुरू में तो कांग्रेस की मांगें काफी नरम थीं, जैसे बेहतर प्रशासन, कुछ आर्थिक सुधार। लेकिन फिर आया साल 1899 का लखनऊ अधिवेशन, और यहां सब कुछ बदल गया। पहली बार कांग्रेस ने खुलकर आधिकारिक तौर पर धन की निकासी को रोकने की मांग की। अब यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं थी, ये पूरे देश की मांग बन चुकी थी। पर हुआ क्या? ब्रिटिश सरकार ने इन मांगों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, और इस अनदेखी ने, इस उपेक्षा ने आंदोलन की आग में जैसे घी का काम किया। अब सुधार की बात खत्म हो चुकी थी। अब बात थी आत्मशासन की, यानी स्वराज की। और फिर वो ऐतिहासिक पल आया। साल 1929 तक आते आते सब्र का बांध टूट चुका था। लाहौर में कांग्रेस ने ऐलान किया, पूर्ण स्वराज,
अब लक्ष्य सिर्फ निकासी को रोकना नहीं था, बल्कि भारत की तकदीर को पूरी तरह अपने हाथों में लेना था। अब पूर्ण स्वराज सिर्फ एक नारा नहीं था, इसके साथ एक नए आजाद भारत का सपना भी आकार ले रहा था। 1931 में कराची में कांग्रेस ने उन मौलिक अधिकारों को तय किया जो एक आजाद भारत में हर नागरिक को मिलेंगे। ये वही अधिकार थे जो ब्रिटिश शासन के तहत छीन लिए गए थे। और सबसे जरूरी बात, कांग्रेस ने एक राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम भी तैयार किया। ये एक तरह से ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी का सीधा जवाब था। किसानों का बोझ कम करना, मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना और यह पक्का करना कि भारत के संसाधन सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए काम करें। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि धन की निकासी का सिद्धांत कोई किताबी बात नहीं थी। ये तो आज़ादी की लड़ाई की नैतिक और बौद्धिक बुनियाद थी। इसने ये साबित कर दिया कि आज़ादी सिर्फ एक राजनीतिक सपना नहीं, बल्कि भारत के जिंदा रहने के लिए एक आर्थिक जरूरत थी। भारत की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है कि किसी भी देश की आर्थिक कहानी उसके राजनीतिक भाग्य से गहराई से जुड़ी होती है। जब लोगों को आर्थिक तौर पर शोषण का एहसास होता है तो राजनीतिक बदलाव को कोई नहीं रोक सकता। ये एक ऐसा सच है जो इतिहास में बार बार दोहराया गया है और शायद आज भी उतना ही सच है।